गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग सभी को, आवाज आ रही बेटे प्रॉपर? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड बेटा गुड। चलिए बेटे आज का टास्क शुरू करते हैं। Today's point is about simple pendulum. This topic is very important for us because this topic is also related to our practical experiment. ये हमारे यहाँ practical experiment में भी है, इसलिए इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा और प्रॉपर समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम है क्या। पिछले दिनों हमने जो भी लेक्चर कंडक्ट करे उसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आया हुआ था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। मैंने कई बार उन सारी चीजों को बताया, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन को सिखाया आपको। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, कहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारी बातें उस दिन हम लोगों ने डिस्कस करी। आज उसी से रिलेटेड कुछ और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं व्हाट डू मीन बाय सिंपल पेंडुलम। Simple pendulum, an ideal simple pendulum consists of a heavy point mass body suspended by a weightless, inextensible, perfectly flexible string from a rigid support which it is free to oscillate. It means यहाँ पर बात ऐसा करी गई है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम, जो आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है उसमें हम करते क्या है, उसमें हमारा एक रिजिड सपोर्ट होता है। इस रिजिड सपोर्ट से एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है। एक हमने परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लगा दी जिसमें खिंचाव नहीं हो सकता, वेट बिल्कुल नहीं है, वेटलेस। इस स्ट्रिंग का नेचर कैसा है, वेटलेस है। दूसरा इसका गुण क्या है, अहम गुण है इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि ये इसमें खिंचाव नहीं हो सकता। अगर हम इसको खींचे, इस स्ट्रिंग को, जो रस्सी है, रस्सी को नीचे खींचे तो उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, साथ ही साथ उसमें कोई वजन नहीं होगा। और इसके साथ हमने क्या क्या एक बॉल रखा दिया है। इस बॉल में क्या है, वेट। बॉल में क्या है, मास। वही चीज मैंने लिखा हुआ है, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास। ये हैवी पॉइंट मास है। अगर हम ये माना इसकी पोजीशन है, हमने खुद दिखा दिया, ये इसकी जो पोजीशन है इसको मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको जल्दी बताया था, ये हमारा मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, या हम इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों एक ही चीज, हिंदी में इसे साम्यावस्था कहते हैं। आफ्टर दैट अगर इस बॉब को आप पकड़िए और एक साइड मैक्सिमम प्रेशर का डिस्प्लेस कर दीजिए और छोड़ दीजिए, तो आपने क्या देखा था, ये बॉब अपने मीन पोजीशन पे और क्या करता था, ऑसिलेट करता था। अगर हम हमारी पोजीशन ए है बॉब की, ये बॉब की पोजीशन बी है, तो अगर हम इसको यहाँ से हल ले जाते थे तो ये ए से बी से इस प्रकार से ऑसिलेशन करता है। यही सिस्टम, यही कंसेप्ट हमारा सिंपल पेंडुलम कहलाता है। और सेम सिचुएशन मैंने आपको अभी बताया था, इस सेम सिचुएशन आपको कहाँ मिलेगा, सेम सिचुएशन में आपके यहाँ जो वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक का जो सिंपल पेंडुलम है, आप उसको इजीली देख सकते हो, क्या करता है, ऑसिलेट करता है, फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और सीखते हैं हम। बट in reality neither point mass nor weightless string exist। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम जो स्ट्रिंग लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो मास रहता ही रहता है, और कोई भी स्ट्रिंग जो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल है वो वास्तव में इनएक्सटेंसिबल, परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें समझना होता है, लेकिन हम इन चीजों को मानकर आगे बढ़ते हैं। और ये डायग्राम देखिए मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है, जरा गौर से समझना बेटे। ये ओरिजिनल डायग्राम है, मैंने ओरिजिनली लैब से इसे डिजाइन किया हुआ है। हमने लैब से फोटो लेकर इस डायग्राम को ओरिजिनली आपके सामने लगाया हुआ है। लैब में आप कैसे करेंगे बेटे, जब आप लैब में जाते हैं ये चीज आपको मिलेगी, एक स्टैंड मिलेगा, ऐसे हमें स्टैंड को सेट करना है, उसमें से धागे के थ्रू हमको बॉब मिलेगा, स्टील बॉब में आपको दूंगा।
स्टील बॉल में से हैंग करना है और इसको ऑसिलेट कराना है। ये इसके लेवलिंग स्क्रू है, ये लेवलिंग स्क्रू जिससे आपको लेवल मेंटेन करना है ग्राउंड का कि उसको तिरछाना रहे। लेवलिंग स्क्रू लेने हैं, लेबोरेटरी में इन सारी चीज़ों को प्रॉपर में अरेंज करना है और प्रैक्टिकल को कैरी आउट करना है। कैसे कैरी आउट करना है इस बात को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर भी बनाया हुआ है, आइए यहाँ देखें। सपोज दिस वन इज रिजिड सपोर्ट, या आपका रिजिड सपोर्ट है, ये बिल्कुल वही है जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, सेम सिचुएशन हमने आपको दिखाई हुई है। ये हमारा धागा है जिसमें हमने बॉब हैंग किया हुआ है, ये रहा धागा जिसमें बॉब हैंग है ओरिजिनली। आपने इसे मैक्सिमम डिस्प्लेस कर दिया। सपोज योर बॉब एग्जिस्ट नाउ एट द पोजीशन पी एज शोन हियर। माना कि आपका बॉब पी पोजीशन पर है और जब आप पी पोजीशन पर आप उसे बेटे क्या करोगे, छोड़ोगे तो ये मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें मैंने आपको सिखाया था सारी चीजें। अच्छा ओके, सपोज मैंने माना कि जब आप बॉब को इसकी ओ पोजीशन से डिस्प्लेस करके कहाँ लाते हैं, पी पोजीशन पर लाते हैं, तो इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम हमने इसको किया, ये हम मान के चलते हैं। दिस वन इज आवर एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इसी प्रकार से सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अराइज हो सकती है। यहाँ पर भी जब ये बॉब मूव करके यहाँ जाएगा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन सकती है। हमने ये माना कि परपेंडिकुलरली ओ से लेकर पी तक हमने इसको डिस्प्लेस किया। हमने माना वो पोजीशन कितनी है, एक्स है। जितना ये डिस्प्लेस हुआ, अगर एंगुलर बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमने इसको थीटा दिखाया हुआ है। इस पर्टिकुलर बॉब पर जाहिर सी बात है वेट नीचे की ओर बेटा लाई करता है, तो जब वेट मैंने नीचे को लाई करा दिया mg, इसके दो कंपोनेंट होंगे आप सभी जानते हैं, mg sin थीटा इन डायरेक्शन एंड mg cos थीटा जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन mg cos थीटा हो गया, ये हमारा mg cos थीटा रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा mg sin थीटा रिप्रेजेंट करता है, नीचे हमारा वेट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करता है। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में कई बार आपको सिखाई थी कि जब हम किसी एंगल का डिवीजन करते हैं तो उस एंगल के डिवीजन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिसे हम साइन थीटा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है जिसे हम कॉस थीटा बोलते हैं। तो ये बात मैंने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वही हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। वही mg sin थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड mg because mg is the weight of the ball and weight always lies just downward। हमेशा किसी भी जो डायरेक्शन का होता है बेटे अर्थ की ओर हमेशा फॉलो करता है, इसको mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन शुरू करना है। देखिए बॉब में वेट नीचे की ओर, ये हमारा mg cos थीटा हो गया। इसका एक टॉर्क सेटअप होता है जो कि mg cos थीटा की अपोजिट है, जिसको मैंने यहाँ पर टाउ दिखाया हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। टाउ इज बेसिकली ये फोर्स, टाउ यहाँ पर क्या है, फोर्स है। तो आइए फोर्स के बारे में समझते हैं। व्हेन बॉब डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन o डैश, जब हम अपने बॉब को o डैश पोजीशन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं पोजीशन o डैश through small angle theta, then restoring force acting on the bob that will be equal to mg sin। कितना restoring force लगेगा, mg sin थीटा। ये बात मैंने आपको पिछले भी दिन बताई थी। This minus sign only indicates the direction of the force because the direction of restoring force just opposite to the direction of the applied force। इसलिए ये हमें भूलना नहीं है कि हमने ये जो माइनस साइन यहाँ पर यूज करा हुआ है, ये माइनस साइन कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये माइनस साइन केवल और केवल फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी गेट हियर v इक्वल टू माइनस mg sin थीटा बिकॉज़ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल हियर। So sin theta can be treated as theta or cos theta also can be treated as theta। sin theta को आप थीटा ले सकते हैं। तो हमने वही लिख दिया बेटे h इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब थीटा हमें थीटा को डिटरमाइन करना है। अगर हम थीटा को डिटरमाइन कर ले तो काफी हद तक हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो ये थीटा को डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं।
चलिए ठीक है, यहाँ पर आइए, हम ये थीटा डिटरमाइन कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप एंगल लेते हैं, दिस वन योर थीटा, थीटा एंगल मैं लिख देता हूँ, थीटा इज योर, you know the formula of angle, angle equal to r upon a, the value of angle equal to r upon radius, and r is, you know, ये is your value is r x, and radius, you know, this one is your radius. Radius basically represent length of the string, जो आपने string लगाई हुई है उस स्ट्रिंग की लेंथ, और हमने माना सपोज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज योर एल, सो यू कैन राइट एक्स बाई एल। इस प्रकार से हमने थीटा के मान को डिटरमाइन कर लिया, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन एल। तो हम फोर्स को इसको कैसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज फोर्स इक्वल टू, अभी हमने आपने देखा हमारे पास था एम जी थीटा, सो दैट इज रिटन एट एम जी माइनस एम जी, थीटा के प्लेस पे मैंने बेटा राइट हैंड कर दिया एक्स अपॉन एल, सो एफ बाई एक्स वी हैव टू डिटरमाइन एफ बाई एक्स इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल, दैट इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या स्प्रिंग फैक्टर बोलेंगे, दोनों चीजें चलती हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई एफ बाई एक्स इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल इक्वल टू के, एंड ये के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आगे चलते हैं, we got f by x equal to minus mg by l equal to k. So basically our target is to find out the time period of simple pendulum. लेबोरेटरी में भी जब हम प्रैक्टिकल को करेंगे तो वहां पर हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है और टाइम निकालना होता है, बेसिकली सेकंड पेंडुलम का टाइम निकालना होता है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, वो पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं, ध्यान रखना है। तो लैब की बात थोड़ा सा लैब में कर लेंगे, अभी हम यहाँ पर देखते हैं टाइम पीरियड बेटर निकालते हैं, आगे शुरू करते हैं। E इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एनर्जी वेक्टर m बाई k का ये फार्मूला हमने सीखा था। m तो हमारे पास नहीं है 2 पाई रूट ऑफ m इनटू k, k का मान अभी भी आपने निकाला है, एंड द वैल्यू ऑफ k इज mg बाई l। अभी हमने डिटरमाइन करा mg बाई l, m से l क्या हो गया, कैंसिल आउट, l ऊपर चला गया, एंड यू गॉट E इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g। This is your final formula for determining the time period of simple pendulum. I hope समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है बताइए। E इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई k इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी एल बाई जी। किसी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है, जितने बच्चे लाइव बैठे होंगे, एनीवन, किसी भी बच्चे को अगर आपको डाउट है इस केस में तो पूछिए। किसी को डाउट क्लियर है? वेरी गुड, ओके बेटा, वेरी गुड। नाउ आगे चलते हैं। ये जो बेटे मैंने कुछ नोट दिए हुए हैं, ये नोट कॉम्पिटिटिव नोट्स हैं, लेकिन इसी के लिए थोड़ा सा काम देगा, क्योंकि कंपटीशन आपको भी फेस करना है। थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं नोट्स पे, थोड़ा सा फास्ट दूंगा। द लेंथ ऑफ पेंडुलम L इज ग्रेटर देन R। अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए जिसमें आपके पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा हो जाए, ऐसी सूरत में जो आपका फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ये आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। रूट ऑफ l बाई g में हमने l डैश के मान में रखा हुआ है, l डैश का वैल्यू क्या है, re अपॉन 1 प्लस re बाई l। हियर re रिप्रेजेंट, re स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ,
रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा, इसके भी बड़े स्पेशल केसेस हैं इसी फार्मूले पर दे रहे हैं। आइए देखते हैं स्पेशल केसेस क्या क्या है। पहला, अगर आप ऐसा सिंपल पेंडुलम लें जिसकी लेंथ इनफाइनाइट से लिमिटेड है, अगर लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, जरा गौर करिएगा, अगर लेंथ इनफाइनाइट हो गई, अगर लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है तो RE/L ये हमारा 0 रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा यहाँ से क्या बनेगा, T = 2 पाई रूट ऑफ, ये RE/L क्या हो जाएगा, शून्य हो गया, RE/G RE/G। RE stands for radius of arc. We know the value of radius of arc 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ये सारी चीजें मैंने आपको यूनिट नंबर 6 में सिखाई हुई है। वही सब करते हैं। वैल्यू लिख दीजिए, देखिए हम तो वैल्यू रखा हुआ है यहाँ। वैल्यू रखा T = 2 √ RE/G एंड RE की वैल्यू बन गई 6.4 × 10⁻⁶/9.8 एंड वी गॉट 84.6 मिनट। अर्थात अगर किसी सिंपल पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाता है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर लेंथ अर्थ के रेडियस की बराबर कर दी जाए, अगर सिंपल पेंडुलम हमने जो लिया हुआ है उसकी लेंथ क्या कर दिया जाए, अर्थ के रेडियस के बराबर यानी 6.4 × 10⁻⁶ मीटर कर दिया जाए, देन क्या होगा बेटा, सेम चीज आप यहाँ वैल्यू रखिए, सारी वैल्यू यहाँ पुट करिए एंड यू गॉट 60 मिनट। ऐसी सूरत में जो आपका सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 60 मिनट। आगे का ये कंसेप्ट लेते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ SP स्टैंड फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये बात मैंने आपको एरर एनालिसिस में सिखाई थी, आपको याद होगा। मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है तो तरीका वो होता है चेंजिंग अपॉन ओरिजिनल। तो मैंने यहाँ लिख दिया T - T/T multiplied by 100 एंड यू गॉट योर फॉर्मूला। बस कितना ही आपको करना है। आगे हम चलते हैं। कई बार एग्जाम में सेकंड पेंडुलम के बारे में पूछा जा सकता है, तो मैंने सेकंड पेंडुलम के बारे में बेटा अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट तुरंत बताया ही था। कंसेप्ट क्या था सिंपल पेंडुलम का, इट इज द सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम जिसका वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है 2 सेकंड, अर्थात 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन, 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तब निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी सर। तो मैंने देखा नहीं सर, मैं लेक्चर में उस समय। हाँ बेटे आगे चलते हैं। सेकंड पेंडुलम, इट इज सेकंड पेंडुलम का कैसा इधर देखते हैं। फॉर्मूला बेटा वही चलेगा, T = 2 पाई रूट ऑफ L/G। सेम मैंने बोला सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड। 2 सेकंड बस यहाँ पुट कर दीजिए, 2 सेकंड इंटू 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू L। लेंथ ही तो हमें डिटरमाइन करनी है, हमने बोला ठीक है L डिवाइडेड बाई 9.8। जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी गेट 99.3 सेंटीमीटर। यानी कि जो सिंपल पेंडुलम है, जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, चलिए मैंने म्यूट कर दिया। ये बेटे
एल का मान कितना होगा 99.3 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू है इसका मतलब ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकेंड होगा। ये मैंने डिटरमाइन कर लिया। तो आपको बेटा ध्यान रखना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो कितना होगा 99.3 सेंटीमीटर। यदि है तो वो हमारा सिंपल पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम की कैटेगरी में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा पॉइंट आता है ये लोग इफ सिंपल पेंडुलम मेड टू ऑसिलेट इन सैटेलाइट। अगर आप इसी सिंपल पेंडुलम को सैटेलाइट में लेके चले जाओ, सैटेलाइट फ्री फॉल का केस होता है, आप उसको सैटेलाइट में लेके चले गए आपने सिंपल पेंडुलम, और वहां पर आप उसे क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देन इन दैट केस द फॉर्मूला इज, मैंने आपको बताया था जी डैश जो ग्रेविटी होती है उसका मान होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए, और ऐसी सूरत में ग्रेविटी इक्वल होगी मामला हो जाता है जीरो। यानी कि ग्रेविटी आपके सैटेलाइट में क्या होती है शून्य जीरो होती है, वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। अगर वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी लगाई जाती है, अगर आपको सैटेलाइट में बैठना है ऊपर आउट ऑफ, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी के बाहर होते हैं तो वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। ऐसी सूरत में आप समझदार हैं टी, जैसे कि फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। आप इसको लेके चले गए सैटेलाइट, सैटेलाइट में ग्रेविटी क्या होती है जीरो, जैसे कि मैंने कहा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन एल इंटू जीरो, एंड समथिंग अपॉन जीरो आप भली भांति जानते हैं बेटा क्या होता है इनफाइनाइट। तो दिस वन इज आवर, अर्थात यदि आप सैटेलाइट में है उस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इनफाइनाइट होगा। अगला पॉइंट लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अवर टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम व्हेन लेंथ इज डबल। अगर हमें सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है लेकिन केस ये है हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को डबल करने का मतलब ये है जैसे उसकी नॉर्मल लेंथ होती है 99.3 सेंटीमीटर, हमने उसको डबल कर दिया। यानी कि अगर L इक्वल टू 99.3 सेंटीमीटर दैट बिकम्स 2L, देन व्हाट हैपन, लुक T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G इक्वल टू 2 सेकेंड, हमने उसकी लेंथ को क्या कर दिया डबल, एंड वी गॉट 2.828 सेकेंड। ऐसी सूरत में अब उस सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो 2.828 सेकेंड होगा। आइए अब बेटे ये सैंपल प्रॉब्लम है, इसी के केस को रिलेट करता हुआ आप कर लीजिएगा। और स्प्रिंग पेंडुलम हमारे इस साल के सेशन में नहीं है। किसी बच्चे पर बुक है ना बेटे, जरा देखिएगा सभी, क्या सिंपल पेंडुलम के बाद स्प्रिंग पेंडुलम हमारे केस में नहीं है ना? कौन बताएगा किसके पास बुक है बेटे, हैंड रेज करिए। कोई भी जिसके पास बुक है बेटे जरा देखिए, तुरंत सिलेबस देखिए। स्प्रिंग पेंडुलम नहीं है जहां तक मुझे मेमोराइज है, स्प्रिंग पेंडुलम इज नॉट इन योर सिलेबस इन दिस ईयर। जल्दी देखिए, बताइए मुझे जल्दी क्विकली। बेटे बताइए भाई, किसी बच्चे के पास बुक है तो जरा देखकर पहले पेज पर, जो पहला पेज मैंने लगाया हुआ है उसमें सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में जो लास्ट का यूनिट नंबर 10 है उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें देखो मेंशन है स्प्रिंग का ये केस नहीं है। और ये हमारी चीजें हैं, ये 5वां पॉइंट हमारे सिलेबस में है, तो आइए जरा इसको देख ले, या 5th पॉइंट कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, मैं कर ही सकते हैं, कर लेते हैं। बताइए बेटा। सर हमारे पास बुक नहीं है जी। चलो संजीव के पास नहीं, अदर स्टूडेंट्स के पास तो है बुक, भाई लीजिए, नहीं तो दिक्कत बन जाएगी। काम कैसे करेंगे फिर संजीव बताइए, बिना बुक के काम कैसे करेंगे आप? सर कौन सा देखना है? आप यूनिट नंबर 10 में देखिए, क्या सिंपल पेंडुलम के बाद स्प्रिंग पेंडुलम भी है क्या? वो नहीं है शायद, ये सर अब उसके बाद यही होगा अनडैम्ड, डैम्ड, इंटरहार्मोनिक ऑसिलेशन, यही है ना? अनडैम्ड, डैम्ड,
फोर्स, यही ऑसिलेशन है सारे, यही है ना। तो आइए आज हम इस चैप्टर को समाप्ति कर देते हैं, थोड़ी 5-7 मिनट की और बात है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इट मीन्स ऐसा ऑसिलेशन जो हो, ऐसा ऑसिलेशन जो हो लेकिन उसमें डैम्पिंग ना हो। डैम्पिंग का अर्थ ये हो गया जैसे हम किसी चीज को एनर्जी देते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हो अगर आइडियल केस है तो एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसा ऑसिलेशन जो कि हो लेकिन उसमें एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसी सूरत में जो कोई मोशन होता है, वो मोशन का जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा ऑसिलेशन अनडैम्प्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे अगर आपकी साइकिल चल रही हो, हमने उसमें एक बार एनर्जी दे दी, धक्का मार दिया, तो साइकिल आपकी हमेशा चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एनर्जी देते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे? अनडैम्प्ड। कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। जैसे आपने एक बार एनर्जी दिया तो पहले तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फिर कम, फिर धीरे धीरे कम होती गई और इवेंचुअली उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसा जो आपके सामने ऑसिलेशन आता है, दिस ऑसिलेशन इज सेड टू बी डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड कहते हैं। और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई जरा देखिए। When a simple pendulum, simple harmonic system oscillate with a constant amplitude, एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में। एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, which does not change with time। जैसे हमारी टाइम एक्सिस होती है, सभी जानते हैं आप, with not change with time are called undamped oscillation। ऐसा ऑसिलेशन आपका क्या कहेगा? अनडैम्प्ड। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया। देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन में आता है when simple harmonic system oscillate with decreasing amplitude। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा है, डिक्रीज, खत्म हो जाए, डिक्रीजिंग, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड, उससे कम, उससे कम, और कम, और कम, खत्म, फिनिश हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज सेड टू बी डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसमें हम क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है आज का, फ्री ऑसिलेशन, फ्री, फोर्स एंड रेजोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इसका रोल है। आइए अब हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, free oscillation, forced oscillation and resonant oscillation। देखिए, in this universe all the system have tendency to vibrate with natural frequency and that natural frequency of vibration is said to be free oscillation। यानी कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करती है? ऑसिलेट करती है। सब कुछ ऑसिलेट करता है संसार में, क्योंकि पृथ्वी ही घूमती है। तो वही चीज मैंने लिखा है, when system oscillate with own natural frequency। अगर कोई भी सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करता है? ऑसिलेट करता है, तो ऐसा ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? फ्री ऑसिलेशन। आगे की हम बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, आपने शायद अगर नोट करा हो, हमारे पास जो केसेस हैं, ऑसिलेशन प्रॉन्ग, ऑसिलेशन ऑफ प्रॉन्ग, लैब प्रॉन्ग ये होता है हमारे पास, ये देखिए लैब में ऐसे अवेलेबल होगा। जब हम इसको पैड पे पटकते हैं, ये पैड है हमारा, इसको उठा के पैड पे पटक दिया, तो ये हमारा प्रॉन्ग क्या करता है? ये ऑसिलेट करता है।
हमारी आवाज निकलती है, आवाज में यहाँ पर वोकल कार्ड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से ही ध्वनि प्रोड्यूस होती है। The oscillation of prong of tuning fork when one of its prong is stick once on the pad। अगर हम इस लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, इस पे मार दिया तो इसका जो prong है क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ये भी हमारा क्या है, नेचुरल ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन है, सॉरी। The oscillation of the spring of a sitar when plugged once and released। जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, आप लीजिए ऐसे बजाइए, एक बार उसको क्या कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, फिर सितार में बाजता है और उसमें सारे गामा पादा नहीं 7 प्रकार के सुर से हमारी दुनिया क्या होती निकलती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके फ्री ऑसिलेशन के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये कौन सा ऑसिलेशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन, यस। When a system oscillate with the help of external periodic force frequency other than natural frequency are called force oscillation। यानी कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी अपना रोल प्ले करती है किसी भी ऑसिलेशन को करने में, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑसिलेशन, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। द ऑसिलेशन सेटअप in the table when the stem of vibrating tuning fork gently pressed against the top of the table। जैसे आपने यही ले लिया, ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको आपने एक बार पैड पर क्या कर दिया, हिट किया, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉन्ग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर इसको उठा के हमने टेबल पर रख दिया तो कैसे आवाज आती है, ऐसी आवाज आएगी। जैसे थाली है, एग्जाम्पल लो थाली का, थाली को आपने एक बार क्या कर दिया, एक डंडा ले लो, थाली पे ऐसे क्लिक किया तो देखो थाली वाइब्रेट करती है। लेकिन अगर एक बार उसी डंडे को थाली पे से रख दो, थाली से कैसी आवाज आती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसा ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाता है। द साउंड बोर्ड ऑफ ऑल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन, सितार ईटीसी, अगर आप लगातार उसे चेंज करते रहते, एक बार अगर करके छोड़ दिया तो फ्री ऑसिलेशन की कैटेगरी में, बार बार आप उसे क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दे फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। और ये इसके दोनों एग्जांपल्स। आज का जो तीसरा और अंतिम टॉपिक होगा वो है रेजोनेंट ऑसिलेशन। आइए रेजोनेंट ऑसिलेशन की बात करते हैं हम लोग। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 10। आज ये फिनिश हो गया बेटे। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल, इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो ज्यादा सारे बच्चों ने किया होगा। आप सभी बच्चों ने मोटरसाइकिल जरूर चलाई होगी, सभी बच्चों ने चलाई होगी। अगर मोटरसाइकिल सिंपल है तो सरकार तो जो सिस्टम बनता है, मोटरसाइकिल की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेड टू बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो फ्री ऑसिलेशन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यदि हम मोटरसाइकिल के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं तो इंजन जो स्टार्ट हो गया, तो इंजन की जो फ्रीक्वेंसी वो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है, इंजन के द्वारा ड्राइव हुई है, यानी कि उसे हम अगर इस भाषा में देखें तो फोर्स्ड की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, केवल मोटरसाइकिल फ्री, इंजन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ ड्रिवन। लेकिन जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो फ्री ऑसिलेशन पैदा हुआ, अगर ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो जुड़ जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उनका बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में आप देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट करें, एक ऐसी समय आ जाती है कि मोटरसाइकिल इतनी तेज से झंझनाने लगती है कि ऐसा लगता है कि हाथ से एक्सेलरेटर छूट जाएगा और फुटरेस्ट से पैर भी उतर जाएगा। तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। और रेजोनेंस की जो हिंदी होती है उसे हम अनुनाद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, अनुनाद। अनुनाद यही होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिकली फिर से हम समझते हैं। आपने अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट का रेलवे ओवरब्रिज जरूर देखा होगा। जब बहुत सारी पब्लिक एक साथ उस ब्रिज से गुजरती है,
है ना। तो ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी पब्लिक जब उस पर एक साथ गुजरती है तो एक उसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी भी हो गई, दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर इक्वल हो जाती हैं तो ब्रिज हिलने लगता है, ऐसा लगता है यार ब्रिज अभी गिर जाएगा। यानी कि ब्रिज में भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, वो इवेंट रेजोनेंस कहलाता है, वही रेजोनेंस है हमारा। तो वही, आइए यहाँ वही चीज समझते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या, और किसी भी ऑसिलेटर की क्या हो जाते हैं, इक्वल, देन दैट इज सेड टू बी रेजोनेंट ऑसिलेशन। एग्जांपल लीजिए फटाफट। सोनोमीटर, इन केस ऑफ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, अब आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल सोनोमीटर। The vibration of the stretch string when paper rider placed on the stretch string between waves flies off। जब उसमें हम एक पेपर रख देते हैं सोनोमीटर के प्रैक्टिकल में, और जब उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है तो वो पेपर हट जाता है। इन रेजोनेंस अपरेटस, रेजोनेंस अपरेटस भी जो है रेजोनेंस की कंडीशन पर काम करता है। ये तो थे प्रैक्टिकली जो मैंने बात करी, और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो था मैकेनिकल एग्जांपल। क्योंकि अभी जो हमने ब्रिज का केस डिस्कस करा, जो मोटरसाइकिल का केस डिस्कस करा, वो सब जो डिस्कशन था वो सारा का सारा डिस्कशन मैकेनिकल फिजिक्स से रिलेट करता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने जो मुख्यतः टॉपिक टच करे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। आज जो मुख्यतः टॉपिक थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, सिंपल पेंडुलम का केस था। सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त करी, उसके सारे केसेस देखे, कॉम्पिटेटिव भी केसेस देखे। इसके बाद हमने डैम्ड, डैम्ड के बाद अनडैम्ड, अनडैम्ड के बाद फ्री, फ्री के बाद फोर्स, फोर्स्ड, और फोर्स के बाद रेजोनेंट, रेजोनेंट। ये ऑसिलेशन सीखे, यानी कि छोटे, सिंपल पेंडुलम थोड़ा सा बड़ा सा पॉइंट था, बाकी छोटे छोटे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट छोटे छोटे और एक बड़ा पॉइंट सीखा। आज ढंग से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। आज का लेक्चर इतना ही। एनीवन बेटे? ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं जिससे कि लेक्चर बड़ा ना हो।